जो जिस देश से कमा करके खा रहा है और उसके बाद भी अगर वो अपने वतन को अपना वतन नहीं मानते तो ये ऐसे लोगों को ये वतन छोड़ देना चाहिए। और इस तरह से खुशी के माहौल में जो पत्थरबाजी कर रहे हैं शासन और प्रशासन, उन लोगों पर कड़ी सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इस देश में भगत सिंह पैदा हो परंतु पड़ोसी के घर में होना चाहिए। हम हमारे बच्चे को भगत सिंह नहीं बना रहे हैं। जिस देश के अंदर हमारी श्रद्धा नाम की बेटी को आफताब नाम के एक बदतमीज लड़के ने 32 टुकड़े कर दिए थे, तो ये लव जिहाद के संदर्भ में लिखी हुई कविता है कि एक लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है और प्रेमी भी वह है जो हिंदू राष्ट्र को नहीं मान रहा है, जो सनातन को नहीं मान रहा, जो देश को नहीं मानता, यानी कि भाई जो क्रिकेट में जीतता है तो पत्थर फेंके जाते हैं। ऐसे लड़कों के साथ अगर एक लड़की भाग गई, और ऐसे सैकड़ों वाकये हिंदुस्तान के अंदर लव जिहाद के आ रहे हैं। जितने रेप होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो रेप करने वाले क्या आउट ऑफ इंडिया के, विदेशों से तो कोई भी नहीं आया ना, जो भी हो रहा भारत से ही हो रहा है। दुनिया ये मानने के लिए तत्पर है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां, यानी कि संसार के सारे सुख वैभव सब कुछ इसके पाठ करने से मिल जाएगा। तो सोचो वो लिखने वाला कवि कितना बड़ा रहा होगा। दंगा करने वाला ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, उनकी कोई कौम नहीं है, उन्हें देखते ही शूट कर देना चाहिए शासन और प्रशासन। ईमानदारी किसी के बाप की बपोती नहीं है और गद्दारी किसी के खाते में लिखी नहीं जा सकती। जब सब बहुत अच्छे हैं तो फिर ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं कि बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिवेदी और त्रिवेदी टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम सुनते ही आपके मन में हंसी की लहर दौड़ जाएगी। उनकी शायरी कविताओं में तंज भी है, व्यंग भी है और हास्य का ऐसा तड़का है जिसको सुनकर आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे। जी हां, हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के राजौंद के माटी के लाल माननीय श्री जानी बैरागी जी, जो कि एक छोटी सी जगह से निकलकर उन्होंने अपना एक विस्तृत नाम कमाया है। तो आइए मिलवाते हैं आपको जानी बैरागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्ते, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए। सर, सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम जानी बैरागी है और आपकी कविताओं में, आपकी शायरियों में बैराग कम नज़र आता है और हास्य ज़्यादा नज़र आता है, तो क्या इसका कारण है? भैया देखिए, ऐसा है, जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है और पूरे देश और दुनिया को मेरा ये मानना है, जैसे कि आपने कहा है कि आपकी कविता में हास्य है परंतु बैराग कम है और नाम आपका जानी बैरागी है, तो मेरा ये मानना है प्रिय दोस्त के बैराग का मतलब ही हास्य होता है। जिसके जीवन के अंदर आनंद खत्म हो चुका है वो बैराग को प्राप्त ही नहीं हो सकता। बैराग को प्राप्त करने के लिए आपका हंसना बहुत जरूरी है। शेक्सपियर कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा, और जिसकी हस्ती जिंदा है वही बैराग है, वो बैरागी हो चुका है। तो जो हंसना है ना, यही बैरागी का तात्पर्य है। तो इसीलिए मैं देश दुनिया को आज हंसाने का ये उपक्रम कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप ये हास्य कविता या आप बहुत सारी अच्छे महत्वपूर्ण देश के जो गंभीर मुद्दे होते हैं उन पर भी कभी कभी अपनी कविताएं कहते हैं, तो आपको कब पता चला कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है और मुझे हास्य कवि की लाइन को चुनना चाहिए? अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशंस को चुनते हैं, तो आपको ये कब पता चला? क्या कुछ परिवार में ऐसा कोई वाकया हुआ था जिसके कारण आप इस लाइन में आए? ना, ये तो क्या है, जैसे बचपन में जम्स में शामिल रहता है, सामान्य सी बात है। स्कूलों में पढ़ते थे तो स्कूल टाइम से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे, करते थे, तो ये मेरे नेचर में शामिल था और धीरे धीरे मैं कविताएं करना मैंने शुरू कर दी थी। जी। आपकी कविताएं ऐसी होती हैं कि लोग बिल्कुल हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि मंच के दौरान आप जब कविता पढ़ रहे हैं और आप ही उस पर हंसने लगे और कहीं लाइन भूल गए हों? कई बार ऐसा वाकया हो जाता है। कोई बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, कुछ ऐसी टिप्पणियां आ जाती है कि जिससे अपने को भी हंसी आ जाती है कि यार अपन क्या कह रहे हैं यार ये, और क्या नहीं कहना चाहिए और क्या कह रहे हैं। तो ऐसी ध्रुवात्मक जो बातें रहती है उस पर अपने आप को भी हंसी आ जाती है। सामान्य सी बातें कई ऐसे वाकये होते हैं कि अपने आप हंसने लग जाते हैं, पूरा मंच हंसता है और सब हंसने लगते हैं। तो सामान्य सी बातें होते रहते हैं ऐसे वाकये भी। जी। अभी का एक ट्रेंडिंग मुद्दा है जो कि कुछ दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत हुई थी और पूरे भारत में हर जगह जश्न मनाया जा रहा था इसका। तो इसी को लेकर के इंदौर के महू में भी इसी जश्न के दौरान एक जुलूस निकाला गया। तो उस जुलूस के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए और काफ़ी विवाद हुआ, आगजनी भी हुई। तो क्या आप मानते हैं कि समाज का एक ऐसा वर्ग है, विशेष है,
जो कि भारत की जीत सहन नहीं कर पा रहा है। तो इस पर जानी बैरागी जी क्या सोचते हैं? ये सोचने की चीज नहीं है, ये तो डायरेक्ट बोलने की चीज है कि जिसे अपने वतन से प्रेम नहीं है, वतन की मिट्टी से, वतन के कण कण से जिन्हें प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वो जिस चीज से जिंदा है, पानी यहाँ का, हवा यहाँ की, रोटी यहाँ की, आबो हवा सब कुछ यहीं से है। इसके बाद अगर इस वतन को खुशी मिलती है तो उस खुशी में अगर आप लोग शामिल ना होते हैं तो बिल्कुल ये गलत है। ये जो पत्थरबाजी करना है, मैं कह रहा हूं कि प्रशासन और शासन सख्त से सख्त उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्रिकेट हमारा खेल है, ये अलग बात है, खेल को खेल की तरह से खेला जाए, परंतु जब खेल खेल रहे हैं और उस खेल में अगर किसी एक कंट्री की जीत होती है, एक देश की अगर जीत हुई है तो वह देश हमारा है, हम जीते हैं तो हम जीते हैं तो देश हमारा, हमारे देश की मिट्टी हमारी, यहाँ का पानी हमारा, यहाँ के झाड़, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के झील, यहाँ के झरने, यहाँ के पशु पक्षी सब कुछ हमारे हैं। तो सब के अंदर खुशी की लहर होना चाहिए। और अगर एक वर्ग इस खुशी में शामिल नहीं हो रहा है तो इससे यह सिद्ध होता है कि या तो वो हमसे कुंठित है, वो दुखी है, या इस देश को वो अपना देश नहीं मानते। और जिस देश से कमा करके खा रहा है और उसके बाद भी अगर वो अपने वतन को अपना वतन नहीं मानते तो ऐसे लोगों को ये वतन छोड़ देना चाहिए। और इस तरह से खुशी के माहौल में जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, शासन और प्रशासन उन लोगों पर कड़ी सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जी बिल्कुल। इस पर मुझे आपकी एक पंक्तियां भी याद आती हैं, उसके कुछ आखिरी की लाइनें थी कि आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, तो ये आगजनी करने वाले बच्चे किसके हैं? तो वो कविता क्या थी, आप हमारे दर्शकों तक पूरी पहुंचाएंगे? हाँ, ये आप भी अच्छे नहीं, इसकी लाइन यूं है कि हम भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं। जब सब बहुत अच्छे हैं तो फिर ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? तो इस देश के अंदर जो आग लगा रहे हैं उनके चेहरे से नकाब हट चुका है। जिनके चेहरे से नकाब हट गया है वो मेरी नजर में बिल्कुल देशद्रोही है। एक व्यक्तिगत सवाल था कि आपने अपने कई कवि सम्मेलनों के दौरान आपने मंच से एक बात कही है कि जिस दिन, लड़कियों के लिए कही थी आपने कि जिस दिन तेरा घर से बाहर पाँव चला गया उस दिन से मेरे दादा की मूंछों का ताव चला गया। तो इस कविता का क्या अर्थ हम निकालें कि क्या लड़कियों को घर से बाहर पाँव नहीं निकालना चाहिए, या उन्हें जो स्वतंत्रता दे रहा है हमारा समाज वो नहीं देना चाहिए? आप स्पष्ट करें। देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल और भी लोगों ने मुझसे पूछे हैं, परंतु आप एक चैनल चलाते हैं, आप अच्छे चैनल चलाने वाले हैं, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि साहित्य एक ऐसी भाषा है, कविता प्रतीकात्मक रूप से लिखी जाती है। ये एक प्रतीक है। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव चला गया, कहने का तात्पर्य है कि घर से बाहर पाँव, ये इसलिए नहीं कहा कि जॉब करने के लिए तेरा पाँव बाहर गया, पाँव का बाहर जाना यानी कि वह किसी के साथ में, ये लव जिहाद को लेकर के लिखी गई पूरी कविता है। इसकी पहली पंक्ति ना पढ़ी जाए, इसकी पूरी कविता को पढ़ा जाए। जिस देश के अंदर हमारी श्रद्धा नाम की बेटी को आफताब नाम के एक बदतमीज लड़के ने 32 टुकड़े कर दिए थे, तो ये लव जिहाद के संदर्भ में लिखी हुई कविता है कि हमारी बहन बेटियां, उनसे मेरा यह करबद्ध निवेदन कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव, यानी कि घर से बाहर पाँव, मेरा ये नहीं मानना कि कॉलेज में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए या जॉब करने के लिए नहीं जाना चाहिए। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स बने, कल्पना चावला बने और भारत का खूब नाम रोशन करे, परंतु बाहर पाँव जाने से तात्पर्य यह है कि जो आदतन जो हमारे वतन को भी नहीं मान रहे, ऐसे लोगों से जो प्रेम प्रसंग में पड़ गई, तो अगर ऐसी लड़कियां जो दूसरे के साथ में प्रेम प्रसंग में पड़ेगी तो हमारे दादाजी की क्या 7 पीढ़ी के मूछ का ताव चला जाएगा। मेरा तात्पर्य यह कहने का था, पाँव का घर से बाहर निकलने का अर्थ यह है, कविता की भाषा में इसे यह कह सकते हैं कि यानी कि एक लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है, और प्रेमी भी वह है जो हिंदू राष्ट्र को नहीं मान रहा है, जो सनातन को नहीं मान रहा, जो देश को नहीं मानता, यानी कि वही जो क्रिकेट में जीतता है तो पत्थर फेंके जाते हैं। ऐसे लड़कों के साथ अगर एक लड़की भाग गई, और ऐसे सैकड़ों वाकये हिंदुस्तान के अंदर लव जिहाद के आ रहे हैं, तो जब ऐसी लड़कियां अपने घर से बाहर पांव रख लेती है तो उसके दादाजी की मूंछ का ताव जाना तो ठीक, उसके परिवार, उसके समाज और यहां तक कि पूरे गांव की नाक कट जाती है। ये मेरे कहने का तात्पर्य। जैसे कि आपने बेटियों के लिए कहा, इसी प्रकार आप बेटों को भी क्या अपनी कविताओं के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि किसी की घर की
लक्ष्मी को, किसी की बेटी को, किसी की बहू को वे भी अच्छी नजर से देखे, क्योंकि ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देश के तमाम जितने युवा वर्ग हैं उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है, अगर ये नारा हमारी सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ, तो बेटी क्यों बचाए? ये नारा कहां से आया? ये इसीलिए नारा आया है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो बेटे हैं, हरकतें उनकी भी गलत रही होगी। तो देश के तमाम युवा नौजवानों से भी मेरा करबद्ध यही निवेदन है कि वो भी इस नारे को जो सार्थक नारा देश के अंदर जो नारा लाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने के तात्पर्य यही है भैया कि कम से कम हमारी हरकतें ऐसी ना हो कि जिससे पूरा देश समाज शर्मिंदा हो। अगर निर्भया जैसे कांड इस देश के अंदर होते हैं, दामिनी जैसे कांड होते हैं, तो ये कांड करने के लिए ना तो अमेरिका लंदन से कोई युवा आया, कोई 7 समुद्र पार से तो नहीं आया, जिसने भी ये किया वो थे तो भारत के ही बेटे ना। जितने रेप होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो रेप करने वाले क्या आउट ऑफ इंडिया के, विदेशों से तो कोई भी नहीं आया ना, जो भी हो रहा भारत से ही हो रहा है। तो भारत के उन तमाम युवाओं से मेरा निवेदन है जो इसमें शामिल है कि भाई कम से कम वो इस गौरवमय परिपाटी और देश के उन नौजवानों के नाम को कलंकित न करे जो अपने गरीब माता पिता किस मुसीबत में किस तरह से पैसा इकट्ठा करके अपने जवान बच्चे बेटों को कॉलेजों में पढ़ा करके एक सपना देखते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कोई बड़ा आदमी बनेगा, और वो बेटे वहां कॉलेजों में अपनी लवर बाई और फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। मेरा उन लोगों से ये निवेदन है। आज के नेताओं को जानी बैरागी जी वर्तमान में क्या कहना चाहेंगे अपनी कविता के माध्यम से? जितने भी नेता हैं, भ्रष्ट नेता हो या अच्छे नेता हो, तो उन्हें समाज कल्याण के लिए किस राह पर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपकी कोई पंक्तियां, कविता? देखिए, राजनीति एक विस्तृत सागर है, समुद्र है, इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कम भी कहा जा सकता है, बहुत ज्यादा कहने का समय भी नहीं है। परंतु देश में सारे नेता ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। हमारे मोदी जी जैसे बरसों बाद मेरा ये मानना है कि माँ भारती बरसों की तपस्या करती है, तब उसे राष्ट्रमाता इंदिरा जैसी एक बेटी पैदा होती है, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जैसे बेटे पैदा होते हैं। तो इस देश में अच्छे पॉलिटिशियन लोग भी हैं, बहुत अच्छे नेता भी हैं इस देश के अंदर। कुछ लोग हैं करप्टेड, भाई कोयले की खदान में अगर आप घुसेंगे तो कालापन तो आएगा ही आएगा। तो राजनीति में होता रहता है भ्रष्टाचार वगैरह, सामान्य सी बातें हैं। जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। परंतु हमारे चंद्रशेखर आजाद जी जो थे वतन के लिए, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस वतन के नाम पे लगाई, चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक पिस्तौल और एक जनोई और बदन ढकने के लिए 2 गज कपड़ा, अगर इससे ज्यादा किसी के पास है तो उसके रास्ते ठीक नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि इसका क्या तात्पर्य होता है, 2 गज कपड़ा, एक पिस्तौल और गले में जनोई, तो पंडित जी ने कहा था, चंद्रशेखर आजाद जी ने, कि 2 गज कपड़े से तात्पर्य यह है कि आदमी को बदन ढकने के लिए वस्त्र की जरूरत है, यानी कि 2 गज कपड़ा अगर आपके पास में है तो आपका बदन ढक दिया। और जनोई से तात्पर्य यह था कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हम हिंदू हैं। तो जनोई वो स्वयं ब्राह्मण थे, तो जनोई यानी कि हमारी संस्कृति को जिंदा रखती है, और पिस्तौल से यानी कि हथियार। ये हिंदुस्तान है, ये शस्त्र और शास्त्र दोनों को मानने वाला है देश है। तो पिस्तौल यानी कि शस्त्र। तो हमें हमारे देश की रक्षा के लिए, वतन की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए एक माउजर उन्होंने कहा था कि एक पिस्तौल, एक गले में जनोई और 2 गज कपड़ा, इससे ज्यादा अगर किसी के पास में करोड़ों की कोठी बंगले कार है तो आपके रास्ते ठीक नहीं, आप वतन की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। बस यही मेरा कहना है। देश में करोड़ों अरबों में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, और सारे लोग एक जैसे हो जाए तो बिल्कुल ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो सकता है। जी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि परिवार में आपकी वाइफ या बच्चे, आप कोई घर में हंसी मजाक चलती रहती हो कि आप हास्य कवि हैं, तो वो हंस हंस के लोटपोट हो गए और कहने लगे हो कि बस अब बस करिए, अब जिससे ज्यादा नहीं? देखिए, ऐसा है कि घर परिवार में हंसी मजाक का मामला ऐसा है कि जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ झाड़ के ऊपर लटकता है, ऊंधा लटकता है, तो वो झाड़ के ऊपर ऊंधा लटका हुआ है, रात होते ही वो वापस उड़ने लग जाता है। तो भाई वो चमगादड़ ऊंधा लटका, वो दिन भर तो लटकता है, रात को उड़ता है। तो ये हंसाना एक ये हमारा एक धंधा है, ये हमारे के लिए ना कि ऐसा घर के अंदर दिन रात इनको हंसाया जाए, और ये भी दिन रात कोई हंसते नहीं है। हंसना नेचुरल है, हंसी अंदर से आती है। तो किसी बात पे हंसते हैं ये अलग चीज है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके घर में सामान्य सी चीज है। सारे घर जैसे हमारे घर हैं, सबके घर और हमारे घर, सबके घर एक जैसे होते हैं। और बस मेरा यही कहना है कि
शेक्सपियर एक बड़े राइटर हुए, दार्शनिक, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। इसलिए अगर भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमते हैं तो वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हैं, ये हमारे इतिहासकार कह रहे हैं। तो हम अगर चाहे देश की सेवा करें, हम वतन की सेवा करें, हम हमारा निजी काम करें, बच्चे स्कूल की अच्छे से पढ़ाई करें, बहन बेटी अच्छे से पढ़ाई करें, वो हंसते हंसते अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करें। कवि सम्मेलन के दौरान ऐसा कोई वाक्य, मजेदार वाक्य जो आपको आपके जीवन में सबसे बड़ी घटना हो या आपको बहुत पसंद हो? देखो, कवि सम्मेलन होते ही आनंद के लिए हैं। रोजाना कोई लायंस क्लब करवा रहा है, रोटरी क्लब करवा रहा है, नगर पालिका करा रही, नगर परिषद करवा रही है, या क्लब है मारवाड़ी ग्रुप वाले, महेश्वरी क्लब, या जितने भी तमाम लोग जो कवि सम्मेलन कराते हैं वो पैसा बिगाड़ रहे हैं। तो पैसा बिगाड़ रहे हैं तो वो कवि सम्मेलन करवाई इसलिए रहे कि आनंद आ जाए, मजा आ जाए। तो ऐसे वाकये होते रहते हैं, आनंद। रोज कवि सम्मेलन में क्या क्या याद रखा जाए, हर रोज एक वाकया है, हर रोज का एक वाकया, हर रोज आनंद आता है, मजे होते हैं। रोज हास्य की गंगा बहती है और इस हास्य की गंगा में हजारों लोग रोजाना हाथ धोते हैं, स्नान करते हैं। अपने जीवन में हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। माना कि कोई सिंगर है तो उसका आइडियल कोई लता मंगेशकर जी है, कोई ना होता है। आप एक कवि हैं तो आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? देखिए, हर आदमी का एक आइडियल होता है, ये बात सही है भाई। वर्तमान तो आर्थिक युग है, ये अर्थ युग है। इस अर्थ युग में हम अगर दो पैसा कमा रहे हैं तो किसी को न किसी को तो हमें मानना ही पड़ता है। परंतु मेरे जो आइडियल, जिससे मैंने सीखा है, मैंने उन्हें पढ़ा है और सीखा है, मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में अगर कविता नाम की कोई चीज और कोई कवि रहा होगा तो वो एक है, उसका नाम है तुलसी। मैं तुलसी से बड़ा दुनिया में किसी को नहीं मानता हूं, तुलसी ही मेरे आइडियल है। तुलसी ने वह लिख दिया कि तुलसी ने भी ये नहीं सोचा होगा लिखते लिखते कि बाबा तुलसी कहीं चित्रकूट धाम में कहीं बैठ करके जब लिख रहे होंगे मानस, तो उन्होंने स्वांताई सुखाई के लिए लिखा था कि स्वयं को अच्छा लगे। तो खुद की लिखी हुई एक कृति आज मंदिरों में पूजी गई और यहां तक हो गया कि रामचरितमानस की अगर 4 चौपाई का आप पाठ करते तो संसार की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। उसी बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा लिखी। हनुमान चालीसा बाबा तुलसी की एक कविता है और आज पूरी दुनिया ये मानने के लिए तत्पर है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां, यानी कि संसार के सारे सुख वैभव सब कुछ इसके पाठ करने से मिल जाएगा। तो सोचो वो लिखने वाला कवि कितना बड़ा रहा होगा। तो मेरे आइडियल बाबा तुलसी है, इससे बड़ा मैं किसी को अपना आइडियल मानता नहीं। मैं जो भी सिखाऊं बाबा तुलसी से सिखाऊं। जैसा कि आप हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भी माने जाते हैं, तो क्या आप इसके अलावा और कोई बिजनेस या काम करते हैं, या फिर अगर आप कवि नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते हैं? जय जवान जय किसान। मैं या तो मैंने आपसे बताया कि मेरे आइडियल या तो बाबा तुलसी हैं या फिर जवान। अगर मैं कवि नहीं होता तो मैं निश्चित मेरी पढ़ाई को छोड़, मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ी, मैं देश की सेवा के लिए मैं सरहद पर जाता। मैं देश के जवान मेरे रग रग में बसे हुए, हिंदुस्तान मेरे रग रग में। हम ये दिवाली, आज ये होली का पर्व है, आप हमारे यहाँ बैठे हुए हैं तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, हम दोनों यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं। ये रंग गुलाल इस देश में इसलिए हो रहा है, इस देश में फटाके इसलिए फूट रहे हैं, इस देश में क्रिकेट इसलिए खेला जा रहा है, ये रंगों की टोलियां इसलिए निकलनी जा रही है कि हमारे लिए कोई सरहद पर एक आदमी खड़ा हुआ है बंदूक लेकर। वो हिंदुस्तान के जीते जागते भगवान है, वो हमारे आइडियल है। और अगर मैं काश कभी नहीं होता तो मैं निश्चित सेना में भर्ती होता, मैं जवान बनता, देश की रक्षा के लिए मैं मेरे प्राणों को उत्सर्ग कर देता। बहुत ही बढ़िया। आपकी ऐसी कोई अभी तक की स्वयं रचित में से कोई फेवरेट कविता आपकी, जो पसंदीदा कविता हो, वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, कविता का तात्पर्य ये होता है त्रिवेदी जी कि कविता का सृजन जो है, कविता लिखना ठीक इसी तरह से है जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। तो जैसे माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, वैसे ही कवि को उसकी कविताएं प्यारी लगती है। तो जो भी कविता, चाहे उसकी एक वाक्य की कविता हो या पूरा काव्य शास्त्र हो, वो कवि का सृजन है, वो उसकी संतान की तरह है, तो उसे सब कुछ प्यारा लगता है। तो हमने अभी तक जो लिखा, जो सुनाया, वो हमारे लिए सब कुछ
एक जैसा ही है, सबसे प्रिय है, सबसे श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठता में कौन श्रेष्ठ है, ये तो जैसे एक माँ ये नहीं कह सकती कि ये वाला मेरा बेटा अच्छा है और ये वाला बेटा अच्छा नहीं। माँ के लिए सब एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। इसलिए हमारी सारी कविता एक जैसी है, सब एक समान है। परंतु बस इस संदर्भ में आप मिले हैं तो मैं सिर्फ आपको दो पंक्तियां यही कह सकता हूँ। इस देश के नाम पे, इस वतन के नाम पे मेरा ये मानना है कि बुझ ही नहीं सकती। जो आपने बताया कि क्रिकेट को लेकर के पत्थरबाजियां हो रही है इस देश में, जो सांप्रदायिकता को लेकर के दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, तो इस आगजनी के लिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि बुझ ही नहीं सकती ये आग। मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। इसे कृपया फैलाने की कोशिश ना करें, ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं है। इस हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी ये कह रहा है कि हिंदू को खतरा है, हिंदू खतरे में है। मुसलमान कह रहा है कि मैं खतरे में हूँ, जैन कह रहा है कि मैं खतरे में हूँ, बौद्ध कह रहे हैं कि हम खतरे में हैं। हर आदमी खतरे में है। जब सब खतरे में है तो फिर ये बताया जाए कि खतरा किसको किससे है। जब सब खतरे में तो किसको किससे खतरा है। इसलिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना काम करना है कि अगर किसी को किसी से भी खतरा ना हो तो जो हमारी जेब में मोबाइल है, इस मोबाइल का जो डाटा है ना, इसे 6 महीने के लिए बंद कर देना है। फिर देखो किसी को किसी से कोई खतरा ही नहीं है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से भी निकलता है, अभी आपने मोबाइल के डेटा की बात कही, इस बात से आप सहमत है कि ये जो हिंदू मुस्लिम और ये कट्टरवाद की बातें हैं, ये जब से स्मार्टफोन आया तब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं तब से ज्यादा होने लगी हैं? इसके पूर्व में भी होती थी, मतलब भाई पूर्व में ये देखिए, ये तो औरंगजेब के जमाने से जैसे कि जो फिल्में बनाई जा रही है, तो मेरा ये मानना है कि शिवाजी महाराज के बेटे शंभू राजा को यातनाएं दी गई है। शिवाजी महाराज ने भी यातनाएं झेली है। और शिवाजी और हमारे महाराणा प्रताप से लेकर के आज तक जो भी हुआ, ये सही बात है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। परंतु जिसने ये बनाया है, क्या वो देशभक्त है? मेरा ये सवाल है कि मैं अगर देशभक्ति की कविता कर रहा हूं तो मेरे बेटे क्या वतन पे सरहद पे खड़े हुए हैं? क्या मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बना रहा हूं, मेरे बच्चों को मैं इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब हमारी सोच ये है कि इस देश में भगत सिंह पैदा हो, परंतु पड़ोसी के घर में होना चाहिए। हम हमारे बच्चे को भगत सिंह नहीं बना रहे हैं। तो ये जो दंगे होते हैं, ये इस देश के अंदर जो स्थितियां, ये पहले भी थी। सोशल मीडिया की गलती इसमें यह है कि इसमें एक वर्ग अपने आप को स्टार बनने की कोशिश कर रहा है। एक वर्ग का एक व्यक्ति इस माध्यम से अपने आप को स्टार बना रहा है। वरना जो मुसलमान है और जो हिंदू है, एक हिंदू किसान है, वो खेत में काम कर रहा है, दिन भर पसीने में लथपथ। छोटा किसान मजदूरी कर रहा है, बड़ा किसान खेती कर रहा है, और बड़ा किसान खेत में से अपनी फसल लेकर के मंडी में गया हुआ है। एक आदमी है, स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और कॉलेज गया और बड़ा हुआ, जॉब लग गई, नौकरी में, ऑफिस में बैठा हुआ है। एक आदमी ड्राइवरी कर रहा है। हिंदुस्तान में कितने वाहन है, कितने लोग वाहन चला रहे हैं 24 घंटे, कितने आसमान में उड़ रहे हैं हवाई जहाज में, कितने पायलट होंगे, कितने ट्रेन के ड्राइवर होंगे, कितने हवाई जहाज के ड्राइवर होंगे, कितने बस के ड्राइवर होंगे, कितने ट्रैक्टर चलाते होंगे इस भारत देश, कितने लोग टेम्पो चला रहे होंगे, कितने लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कितने लोग ऑफिस में बैठे हुए होंगे। इस देश में कितने ऑफिस बने हुए हैं, कितने लोग नौकरी कर रहे होंगे, कितने लोग, लाखों लोग किसान खेती में काम कर रहे होंगे। तो फिर ये दंगा करने वाले लोग कौन है? दंगा करने वाला ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, उनकी कोई कौम नहीं है। उन्हें देखते ही शूट कर देना चाहिए शासन और प्रशासन, जो पूरे देश और पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। और ईमानदारी किसी के बाप की बपोती नहीं है। अगर हिंदू कहे कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी किसी के बाप की बपोती नहीं है। और गद्दारी किसी के खाते में लिखी नहीं जा सकती। गद्दार मैं भी हो सकता हूं, गद्दार आप भी हो सकते हैं, ईमानदार मैं भी हो सकता हूं, ईमानदार आप भी हो सकते हैं। बहुत ही सराहनीय, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। तो देखा आपने, जैसा कि आपने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीमान जानी जी बैरागी को आपने अभी सुना। आपने इनके हास्यपूर्ण कविताएं तो आपने मंच के दौरान सुनी होगी, पर आज समाज के बारे में, देश के बारे में ये कैसी दृष्टि रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, आज हमें इनसे मिलकर पता चला। और काफी सराहनीय विचार हैं इनके। सारे सवालों के उत्तर भी उन्होंने बखूबी और बिल्कुल स्पष्टता से दिए, किसी भी सवाल से ये विचलित नहीं हुए, भागे नहीं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल से आपसे निवेदन है कि आप इसी प्रकार मंच के माध्यम से समाज सेवा करते रहें और लोगों को हंसाते रहें, गुदगुदाते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।